हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। और इससे पहले जो वीडियो जो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ वो है वहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। तो एयर का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब हम वाटर के साथ में रिएक्शंस किस तरीके से करते हैं मेटल्स, वो है हम यहाँ पर डिस्कस है वो करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस है वो करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब जैसा कि कल आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कुछ मेटल्स है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं और कुछ है वहाँ पर लेस रिएक्टिव हैं और कुछ है कि जो बिल्कुल ही रिएक्शन है वो नहीं शो करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल वैसे ही कंपैरिजन करते हुए चलना है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है सोडियम का। तो सोडियम के साथ में यहाँ पर वाटर की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो आपको यहाँ पर देखना है कि नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, कोल्ड है वो लिखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव है, कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्शन कर लेगा और वहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में जो गैस निकलेगी वो निकलेगी हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर कुछ अमाउंट के अंदर जो हीट है वो भी बाहर है वो निकलेगी। बहुत मतलब जैसे हीट है वो बाहर निकल रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हीट बाहर निकल रही है, इससे एक मीनिंग हम ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ये फायर है वो कैच कर लेगा। सेम उसी तरीके से पोटेशियम भी है कि पोटेशियम को भी अगर हम कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कराएं तो वहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और लार्ज अमाउंट के अंदर वहाँ पर हीट है वो इवॉल्व होगी और वो भी फायर है वो कैच कर लेगा। तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम दोनों का हमने डिस्कस किया। तो एक कंक्लूजन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि ये दोनों हाईली रिएक्टिव हैं, इस वजह से वहाँ पर लार्ज अमाउंट के अंदर हीट बाहर निकल रही है और वो फायर भी कैच कर रहे हैं, कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्शन है वो कर रहे हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं तो इस वजह से उनको हम क्या करते हैं, कैरोसिन के अंदर है वो डिप करके रखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर कैप्ड इन कैरोसिन। कैरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो एक लाइन के अंदर आपको आंसर देना है, बिकॉज दे हाईली रिएक्टिव, दैट्स वाई दे आर कैप्ड इन कैरोसिन, इवन दे कैन कैच फायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। मतलब एयर के साथ में रिएक्शन हो चाहे वाटर के साथ में रिएक्शन हो, ये फायर है वो कैच कर लेते हैं। इस वजह से इनको कैरोसिन में डिप करके रखा जाता है ताकि इनका एयर से कोई कांटेक्ट है वो ना रहे। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हमने यहाँ पर लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के नीचे मैंने लिखा हुआ है बॉइलिंग। मतलब अगर कोल्ड वाटर के साथ में अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन नहीं कराएं, मतलब जैसे वहाँ पर कोल्ड वाटर ले लें, बॉइल्ड वाटर नहीं लें, तो वहाँ पर कोई रिएक्शन है वो नहीं होगी। इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम है वो सोडियम से क्या है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है वो हो गया। और यहाँ पर इसके साथ में रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अगेन जो गैस है वो निकलेगी यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक पॉइंट है वो नोट करने लायक है कि अगर हम कैल्शियम की अगर रिएक्शन कराएं यहाँ पर मैग्नीशियम की जगह, तो भी यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हीट है वो बाहर नहीं निकल रही, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, वो फायर है वो कैच नहीं करेगा। बट बोर्ड में एक क्वेश्चन है वो पूछा गया है। वो क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कैल्शियम की रिएक्शन है वो वाटर के साथ में कराते हैं तो वो फ्लॉट करने लग जाता है सरफेस के ऊपर। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार है वो पूछा गया है, तो हमको पता होना चाहिए यहाँ पर कि इसका आंसर है वो क्या होगा। तो जब भी अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम दोनों के ही केसेस में देखने को मिलता है और कैल्शियम का क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछा गया है, तो कैल्शियम की अगर हम रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। देख रहा है इक्वेशन में वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, कैल्शियम की जो सरफेस के ऊपर जाकर है वो स्टिक हो जाएगी। तो उसकी वजह से जैसे ही उसके साथ में गैस है वो अटैच हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाएगा और कहाँ आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा और सरफेस पे ऊपर आकर फ्लॉट है वो करने लग जाएगा। तो सिंपल सा रीज़न है, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इट just attach with the surface of calcium, that's why it starts floating। तो ये आपको वहाँ पर आंसर है वो लिखना पड़ेगा। तो जो इवोल्यूशन हो रहा है हाइड्रोजन गैस का वो इसका मेन आंसर है। हम कह सकते हैं कि जो मेन पॉइंट है वो ये होगा। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अंदर भी हमने लिया है बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन शो करेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस है वहाँ से इवॉल्व है वो होगी। फिर जिंक आ जाता है। तो जिंक के अंदर हमने स्टीम लिया,
स्टीम का मतलब यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है और कम हो गई। अब हमें यहाँ पर नॉर्मल बॉयल वाटर से भी काम नहीं चल रहा, तो स्टीम वाटर है वो हमको लेना पड़ रहा है, स्टीम की फॉर्म में लेना पड़ रहा है, क्योंकि स्टीम के अंदर जब उसको स्टीम की फॉर्म में लेंगे तो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, उसकी वाटर की है वो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उसको स्टीम की फॉर्म में हम लेकर अगर रिएक्शन कराएं तो ये जिंक ऑक्साइड बना रहा है, मतलब हाइड्रोक्साइड भी नहीं बना रहा है, ये क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, और साथ में गैस कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो रही है। अब उसके बाद में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भाई स्टीम जो आयरन की है वो वाटर के साथ में रिएक्शन आपको बतानी है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर। तो जिन जिन क्वेश्चंस को मैं बताती जा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बोर्ड में पूछे गए हैं। तो स्टीम के साथ में आयरन की रिएक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो बहुत ध्यान से हमें देखना है। आयरन Fe हो गया, वाटर हो गया, फिर यहाँ पर बनेगा Fe3O4। कल भी मैंने वीडियो में बताया था Fe3O4 का मतलब है कि यहाँ पर दो तरीके के ऑक्साइड बनते हैं, एक तो FeO बनेगा और दूसरा बनेगा Fe2O3। इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो Fe3 बन गया, और 3 + 1 कितना हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ पर बन जाएगा फॉर्मूला Fe3O4। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस मिलेगा आपको ऑक्साइड के, आयरन के ऑक्साइड्स का, मतलब +2 वाला फॉर्म में भी मिलेगा और +3 फॉर्म में भी आयरन है वो मिलेगा। तो आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों ही आपको मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ Fe3O4। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है CBSE के अंदर, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे कॉपर है, तो कॉपर की अगर वाटर के साथ में किसी भी मतलब फॉर्म में, चाहे स्टीम के फॉर्म में, बॉइल्ड फॉर्म में, किसी भी टाइप से अगर हम रिएक्शन कराएं तो भी वहाँ पर कोई रिएक्शन है नहीं होगी। इसी तरीके से जो गोल्ड है, कॉपर है और सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये किसी भी फॉर्म के अंदर वाटर के साथ में रिएक्शन है वो शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है जो भी हमने लिया है यहाँ पर रिएक्शंस विद वाटर मेटल की जो रिएक्शंस है, तो उनमें से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, 3-4 क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डिप करके क्यों रखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि भाई यहाँ पर जैसे कैल्शियम है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कैल्शियम की अगर वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये फायर कैच क्यों नहीं करता है, तो उसमें इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी है वो रिलीज नहीं होती कि वो फायर है वो कैच कर सके। फिर कैल्शियम है वो फ्लॉट करना स्टार्ट कर देता है विथ ऑन रिएक्शन विथ वाटर, तो उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विच गेट अटैच टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम। फिर लास्ट क्वेश्चन जो इक्वेशन की फॉर्म में ही पूछा जाता है कि आयरन की स्टीम के साथ में या आयरन की वाटर के साथ में रिएक्शन है वो कंप्लीट करके बताओ, तो ये रिएक्शन हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं वो मतलब बोर्ड्स के अंदर, CBSE बोर्ड्स के अंदर है वो पूछे जा सकते हैं। रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सोडियम और पोटेशियम वाला जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन है, वो समझ लो कि सोडियम और पोटेशियम है उनको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है, तो वो वहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार है वो पूछा गया है ड्यू टू देयर हायर रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट जो वीडियो मैं लूँगी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तब तक आप इसी जो टेबुलर फॉर्म में इसको बनाकर आप लर्न कर लीजिएगा। ये पूरी टेबल इस तरीके से दे रखी है, यहाँ पर मेटल्स के नाम दे रखे हैं, उनके सिम्बल्स दे रखे हैं और यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन करेंगे वो दे रखा है। टेबुलर फॉर्म में जब भी हम लर्न करते हैं या उनको लिखते हैं तो हमें बहुत ईजी हो जाता है उसको समझना। तो और जो क्वेश्चंस इसी के नीचे आप लोग जो 4-5 क्वेश्चंस मैंने बताए थे उन्हीं को इसके नीचे ही लिख लीजिएगा ताकि वो वहीं पर एक ही जगह रहेंगे तो आपको इजी रहेगा उसको लर्न करने के लिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।